वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी बात करते हैं तो कार्बन की बात करते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, और इसके साथ एक लाजमा है कार्बन के साथ, वो हाइड्रोजन है। और इसके अलावा एक तीसरी एंटिटी भी हो सकती है जो कि फंक्शनल ग्रुप का काम करेगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन्स के अलावा तीसरी किस्म के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं एज ग्रुप्स, एज मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स विच हैव कार्बन टू गो along with hydrogen and additionally with some functional groups। जैसे कि ये कार्बन है, इसकी एक चेन है, इसके साथ बाकी वैलेंसीज इसकी पूरी करेगा हाइड्रोजन। हर कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखती है। तो ये एक हमारे पास सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन्स हैं और बाकी वैलेंसीज इसकी हाइड्रोजन ने पूरी की। नाम रखना हो तो 3 के लिए हम प्रोपेन कह देंगे। अब अगर इसी कंपाउंड के साथ एक चौथी चीज़ ऐड हो जाए, मिसाल के तौर पर एक ऐसा ग्रुप ऐड हो जाए जैसे कि ये एमोनिया से डिराइव्ड है अमीन्स, एमोनिया से अमाइनो ग्रुप, तो ये भी साथ लग सकता है। तो जब ये लग जाएगा तो ये फिर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये वाला ग्रुप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कार्बन के कंपाउंड को कुछ खसूसी कैरेक्टरिस्टिक्स देगा जो इसको बाकी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट करेंगे। तो कार्बन इज़ अ नेसेसिटी, हाइड्रोजन इज़ ऑलवेज इन कोलैबोरेशन विद कार्बन। और जहाँ भी कार्बन की टेट्रावेलेंसी में कहीं कमी आती है तो हाइड्रोजन जो है वो एकोमोडेट करती है, उस जगह को फिल करती है, उस स्लॉट को, अगर कोई और ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो। और अगर कोई और ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एक स्पेशल क्लास बन जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स including hydrogen to go along with functional group constitute organic compounds। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की बात करेंगे तो केमिस्ट्री स्टडी आप कर रहे हैं लाइफ की। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि जितने भी लाइफ सस्टेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सेलुलर लेवल पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जैसे कि हमारे फैटी एसिड्स या लिपिड्स हैं, या लिपोप्रोटीन्स हैं, या फॉस्फोलिपिड्स हैं। अब ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ हैं, इनके बगैर ज़िंदगी चल नहीं सकती। बायो सेल्स हैं, जो बायो मॉलिक्यूलर लाइफ है उसके ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपली कॉल्ड शुगर्स, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस C6H12O6। तो लाइफ के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। यही मॉलिक्यूल जो शुगर का है, ये सिंपलेस्ट ऑफ शुगर्स है। जब ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन में तो हमारे लिए काफ़ी सारी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, वाटर रिलीज़ करता है, और साथ एनर्जी जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के लिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हैं,
जैसे कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पॉइंट ये है कि इनमें कार्बन्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट नंबर्स में, साथ फंक्शनल ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मिला जुला के ये तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स में एक दूसरे के साथ जुड़कर जो है ये फॉर्म होते हैं, कंपाउंड फॉर्म होता है, और ये एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स are compounds of carbon and very important constituent of living cells। अब ये जो हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखा है, इसमें अगर मिला के देखें बात, तो 5 कार्बन्स हैं, 6 कार्बन्स हैं, इसके अलावा 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं और एक जो है वो CHO ग्रुप है। तो ये मिला जुला कर स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे कार्बन एक चेन फॉर्म करती है। पहले तो 6 कार्बन की चेन फॉर्म करें, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके साथ जो है वो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं पहले। अब ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। और ये आखिर वाला जो कार्बन है, इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको C कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विच इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एट द टर्मिनल एंड ऑफ द चेन। तो अब यहाँ पे बाकी वैलेंसेस जो बचती हैं वो हाइड्रोजन पूरी करेगा हर कार्बन की। तो इस तरह से ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन्स के अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या CHO ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये एक लाइफ सस्टेनिंग मॉलिक्यूल है और एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यही जो चेन है ये लंबी होती जाती है वाया लिंकेजेस, जिसको ग्लूकोसाइड लिंकेज कहते हैं। तो यही कार्बन हाइड्रोजन्स डिफरेंटली पैटर्न्स में जुड़ जाते हैं ग्लूकोसाइड लिंकेज से, तो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इसका जो बेसिक यूनिट है वो ये है कि कार्बन सेंट्रली एक तरफ उसके R है, R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, एक तरफ एमाइनो ग्रुप जिसकी अभी हमने बात की, और एक तरफ COOH ग्रुप। तो कार्बन सेंट्रल स्टेज लेता है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ R है। R का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, ये डिपेंड करता है सूरत हाल पे। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन एक साइड पे, और इसके साथ सेंट्रल कार्बन, हाइड्रोजन एक एंड पे, अमाइनो एक एंड पे, और COOH ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है, ये एक एंड पे, और ये अमाइनो ग्रुप है जिसका भी हमने ज़िक्र किया है। तो ये है अमाइनो एसिड का एक बुनियादी यूनिट। बाकी अमाइनो एसिड सारे इसी से ही डिराइव्ड हैं। ये कार्बन की चेन लंबी होती चली जाती है, और अमाइनो ग्रुप्स जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे फिर इसी से आगे डिराइव्ड हैं, इस बेसिक यूनिट से। यहाँ भी कार्बन आ गया, और कार्बन जो है वो एक नेसेसिटी है। लिपिड्स की बात करें तो जितने भी हमारे फैट्स, ऑयल्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये लिपिड्स हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह। तो ये लिपिड्स हैं, ये हमारे बॉडी के फ़ैट कंटेंट का में इजाफ़ा करते हैं और ऐसी लेयर्स फॉर्म करते हैं जो इंसुलेशन का काम देती है। ये वन ऑफ द फंक्शंस है। अब ये बेसिकली क्या है, इसमें भी कार्बन इन्वॉल्व है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, और हाइड्रोजन के साथ कोई और ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व है।
तो इस तरह से ये मिलकर एक कंपाउंड बनता है। अब इसको बना के देख लेते हैं। कार्बन की चेन बनाएं, साथ इसके हाइड्रोजन्स और साथ एक साइड पे ये COO है जिसकी अभी बात की। तो ये एक सिंपल सा हमारा लिपिड का मॉलिक्यूल है, लेकिन याद रखिएगा कि ये लिपिड तब है जब कार्बन की चेन लंबी हो, 6, 7, 8 कार्बन्स तक बाँट जाती है। तो इसको मज़ीद हम लंबा कर लेते हैं टू मेक इट अ लिपिड। तो यही लिपिड है। तो इसके अलावा इसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक लिपिड की सिर्फ बात करनी है तो एक लॉन्ग चेन कार्बन्स है और साथ जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये एक बेसिक नोयत का हमारा लिपिड फॉर्म हुआ जिसमें कार्बन्स शामिल हैं। तो ये है पॉइंट कि अगेन कार्बन जो है वो लिपिड्स फॉर्म करने में इनका अहम रोल है। इनिशियली लंबे अरसे तक ये समझा जाता रहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। इस थ्योरी का नाम वाइटल फोर्स थ्योरी है, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट ने, वोहलर नाम के एक साइंटिस्ट ने, एमोनियम के कंपाउंड से, एमोनियम सायानेट, एमोनियम प्लस सायानो, CN और ऑक्सीजन जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, एमोनियम ग्रुप है और सायानो ग्रुप है। तो इसको उसने इस्तेमाल किया और लेबॉरेटरी में यूरिया फॉर्म किया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। कार्बन इज़ डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड is singly bonded to amino groups on 2 sides. So the point is that this was the first organic compound या non-organic compound to be synthesized in laboratory. This is called urea. So उसके बाद से फिर laboratory में अब millions of organic compounds synthesize किए जाते हैं। अगर कार्बन के peculiar nature की बात करें अब, तो सबसे पहले तो इसकी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये अपने साथ लंबी चेन्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है, जिसको कैटिनेशन कहते हैं। सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, जो कि इसके अलावा बहुत कम मॉलिक्यूल्स में है। सल्फ़र इज़ वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो ये कैटिनेशन शो करता है। इसके अलावा जो है वो फास्फोरस भी टू एन एक्सटेंट कैटिनेशन शो करता है, लेकिन सल्फ़र जो है वो मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोमिक अरेंजमेंट में बहरहाल करता है। लेकिन जो कार्बन की सेल्फ लिंकेज की कैपेबिलिटी है टू फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन्स लिंक टुगेदर, दिस इज़ द प्राइम रीज़न। और उसकी वजह ये है कि उसकी वजह इसकी टेट्रावेलेंसी है। टेट्रावेलेंसी एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है कार्बन का और कार्बन की ग्रुप के कंपाउंड्स का। तो टेट्रावेलेंसी एक ऐसा यूनिक फैक्टर है कि कार्बन के पास 4 जगह हैं फिल करने के लिए, और वो 4 जगह 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ जो है वो ये बॉन्ड करने की सलाहियत रखता है। अब यहाँ एक साइड पे क्लोरीन है, एक साइड पे मिसाल के तौर पर अमाइनो ग्रुप लगा दें, एक साइड पे फॉर एग्ज़ाम्पल CHO ग्रुप हो, एक साइड पे COOH। अब ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ये कंपाउंड एग्जिस्ट करने की सलाहियत रखता है। दिस इज़ अ organic compound. Each of the substituent has a unique characteristic, but carbon is accommodative and can accommodate all of these. So this is very unique characteristic, tetravalency और 4 different functional groups या molecules के साथ अपने आप को अरेंज कर लेना, उनको अपने साथ accommodate कर लेना, ये कार्बन की ही एक ख़ासियत है जो बाकी किसी में नहीं है। सल्फ़र भी अपने साथ डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर्म कर लेता है, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी नहीं है।
और वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ भी नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और लिंकेज की प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन की है। तो कैटिनेशन इज़ बेसिकली सेल्फ लिंकेज, लेकिन इस सेल्फ लिंकेज की वजह बुनियाद टेट्रावेलेंसी है, और टेट्रावेलेंसी की वजह से फिर कार्बन लंबी चेन्स भी फॉर्म कर लेता है और अपने साथ डिफरेंट ग्रुप्स को एकोमोडेट कर लेता है उन लंबी चेन्स में मल्टीपल स्लॉट्स पे। तो ये है वो यूनिक करैक्टरिस्टिक कार्बन का, जिसकी वजह से इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जिसकी पता होनी चाहिए वो ये है कि इसके जो कंपाउंड्स की नेचर है वो कोवलेंट है। तो ये जब मीथेन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जिसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स हैं, वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसमें एक कार्बन है और 4 इसके साथ हाइड्रोजन्स हैं, CH4 हमारी नेचुरल गैस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ ईच कार्बन is covalently bonded, so these are all non-ionic structure, इनिशियली नॉन आयनिक हैं। हाँ, किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से फिर उनमें आयोनाइजेशन हो सकती है, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जब लग जाए और इसके पीछे कार्बन हो हाइड्रोजन्स के साथ, तो इसको आप आयोनाइज करवा सकते हैं CH3COO- और प्रोटॉन में। ये एक बात की बात है। इनिशियली जो इसके कंपाउंड की नेचर है वो कोवलेंट है, और कोवलेंसी की बात हमने की है कि वो इसकी टेट्रावेलेंट है 4, तो वो फिर उसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डायमंड्स तक और ग्रेफाइट्स तक चले जाते हैं, एज हार्ड एज डायमंड एंड एज सॉफ्ट एज ग्रेफाइट। इसके अलावा कार्बन अपने एक ही तरह के एक ही क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज़ फॉर्म करने की सलाहियत भी रखता है, जिसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। हर कंसेक्टिव मेंबर अगले मेंबर से एक कार्बन में ज़्यादा होगा, तो इस तरह से एक पूरी चेन फॉर्म होती चली जाएगी। यहाँ देखें, इस कार्बन 1 है, हाइड्रोजन्स 4, यहाँ कार्बन्स 2 हो गए तो हाइड्रोजन 6 हो गए। तो CH4 से स्टार्ट करें तो C2H6, C3H8, तो इस तरह से ये चलाते जाएं चेन को। 4 कार्बन्स सारे सिंगल बॉन्ड्स के साथ हैं, तो ये एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्केन्स की, और इसमें ये कार्बन्स 4 हो गए तो हाइड्रोजन्स 3, 2 5, 2 7 और 2 10 हो जाएंगी। तो ये एक होमोलोगस सीरीज़ भी फॉर्म करने की सलाहियत रखता है, यानी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बड़ी ग्रेजुअली जो है वो एक पैटर्न फॉर्म करती हैं, और उनमें एक सिमेट्री है, और उनकी स्टडी जो है वो बहुत सिस्टमेटिक है। इसके बाद अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमने देख ली है, इसकी डाइवर्सिटी की, कोवलेंसी की बात कर ली है। डाइवर्स किस्म के कंपाउंड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है कोवलेंसी की वजह से, यानी टेट्रावेलेंसी की वजह से, कोवलेंट नेचर ऑफ कंपाउंड्स की वजह से, और डिफरेंट ग्रुप्स को अपने साथ एकोमोडेट करने की वजह से। तो इस पे हमने थोड़ी सी बात कर ली है। अब हम इसकी आइसोमेरिज्म देखते हैं। आइसोमर्स यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, मिसाल के तौर पर C4H10, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगी। जितनी लंबी चेन फॉर्म होती जाएगी तो वहाँ पे कैटिनेशन का जो फिनोमिनम है वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अभी आइसोमर्स C4H10 को अगर खोल कर ड्रॉ करें तो C4 और बाकी हाइड्रोजन्स हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द ओरिएंटेशंस। और इसके अलावा चेन भी हो सकती है। यहाँ तो सारे कार्बन स्ट्रेट हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है, कोई एक कार्बन जो है वो किसी ब्रांच के तौर पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो फिर ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है।
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। तो हर ऐसे दो इंडिविजुअल्स को इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो आइसोमेरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है, वेरिएशन आ जाती है और मल्टीपल लेवल्स की जो डायमेंशंस के हम कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं विद वेरिएबल यूजेस। अब आइसोमेरिज्म काफ़ी किस्म की है। एक तो चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जो भी हमने मिसाल देखी। कार्बन अब C5 की बात करें तो H12 हो जाएगा। तो C5 1 2 3 4 और 5, बाकी हाइड्रोजन्स होंगी यहाँ पे। तो ये सारे स्ट्रेट चेन्स में हैं। अब हम दूसरा एक स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें जिसमें कोई एक कार्बन जो है वो ब्रांच किसी कार्बन के साथ चला जाए। तो बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी कर दी मैंने, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया इसको CH और CH3 और इसी तरह इसकी एक और ओरिएंटेशन पॉसिबल है जिसमें दो जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे एक कार्बन के। तो ये तीन वेरिएशंस हो गई एक ही स्ट्रक्चर की C5H12 की। सो दिस इज़ N पेंटेन स्ट्रेट चेन में है तो N कह देंगे, एक ब्रांचिंग है तो आइसो कह देंगे आइसो, और 5 कार्बन की है तो पेंटेन कह देंगे, और इसमें एक कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है तो इसको नियो कह देते हैं, नियो। तो ये याद रखने वाली या जहन में रखने वाली बातें हैं। N आइसो और नियो का फ़र्क भी हमारे जहन में होना चाहिए। 5 कार्बन ज़रूरी हैं N आइसो और नियो हासिल करने के लिए, लेकिन बहरहाल ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे होंगे और सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे, फिर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। रोटेशन होगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन जब सिंगली बॉन्डेड होंगे चारों एटम्स तो फिर रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है। तो फिर इसकी वजह से ये हम इनको रीफॉर्म कर सकते हैं या ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं और 2 डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर, सिस स्ट्रक्चर और ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ द वेरी सेम मॉलिक्यूल हासिल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसके अलावा स्पेशियल अरेंजमेंट में अगर देखने हों तो वहाँ भी वेरिएशन हो सकती है। जब नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस फॉर्म कर दे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तो फिर उनको कहते हैं इनैनटियोमर्स। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस की बात करेंगे। अगेन कार्बन है और उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। मिसाल के तौर पर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस फॉर्म करेंगे एक दूसरे की, और ये अरेंजमेंट होगी स्पेस में। तो ये ख़ास किस्म की स्पेशियल अरेंजमेंट है जो कि 2 आइसोमर्स फॉर्म कर देती है एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो ये सिर्फ नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस की वजह से इनैनटियोमर्स कहलाएंगे। वो सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स थे, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस की वजह से इनैनटियोमर्स कहलाएंगे। ये स्पेस में अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस अलोंग x, y एंड z। इसके अलावा डबल बॉन्ड्स वालों में भी हो सकती है। सिंगल बॉन्ड में असल में फ्री रोटेशन है,
सिंगल बॉन्ड हो हर कार्बन का दूसरे एटम से तो अलाउज फ्री रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं, उनमें फ्री रोटेशन नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाई बॉन्ड्स अलॉन्ग विद सिग्मा बॉन्ड्स इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ जाके फिर रोटेशन फ्री नहीं है। अब ये एक डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ भी 4 डिफरेंट ये वाला जो सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर हासिल करने हो तो किए जा सकते हैं, लेकिन लॉट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अवे दिस स्ट्रक्चर एंड मोल्ड इट, ट्विस्ट एंड टर्न इट, तो फिर जाके आपको जो है वो मिल जाएंगे इस केस में भी सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स। बट द डबल बॉन्ड हैज़ टू बी ruptured and then you can allow rotation and then you can make the variation. इसके अलावा कार्बन हमें डिफरेंट एलोट्रोप्स में मिलता है। एलोट्रोप्स का मतलब है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। हमने इस पे ज़्यादा बात तो नहीं करनी अभी, लेकिन अभी हमने बात की थी डायमंड की और ग्रेफाइट की। ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। डायमंड है, इट्स अ कार्बन, कॉम्प्लेक्स कार्बन, अ जॉइंट कार्बन। ग्रेफाइट भी जॉइंट कार्बन है। मल्टीपल नंबर ऑफ कार्बन्स आर बॉन्डेड इन अ कोवलेंट नेटवर्क। इन बोथ केसेस द नेटवर्क इज कोवलेंट। डायमंड में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, एक सेट लें तो वो टेट्राहेड्रल है, और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें sp3 है और इसमें sp2 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को भी हमने अलहदा देखना है। ये एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। दिस इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड हार्डेस्ट ऑफ ऑल एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट। दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज़ अ पुअर कंडक्टर। सो दिस इज़ हाउ कार्बन shows such diversities in properties of its compounds. हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना, अब कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसके 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, 2p में 2 हैं। तो अगर ये पेयर्ड ही रहें तो फिर डोनेट करना और वेरिएबल किस्म के अरेंजमेंट्स के साथ, जिस तरह के अभी हमने देखे हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करना मुश्किल होगा। वो कि ये सारे, ये 1s है और ये 2s है और ये 2p है। तो अगर ये इनको अनपेयर्ड कर ले अपनी मर्ज़ी से तो फिर काम आसान है, यानी वेरिएशन को शो करना स्ट्रक्चर के हिसाब से, करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अब ये 2s हम सिर्फ वैलेंस शेल को देखेंगे तो ये 2s और ये 2p की 3 ओरिएंटेशंस, px, py and pz. This is 2s. So now this, realistically this is what is there, कि 2s में 2 और px में 1 और py में 1 और pz एम्प्टी है। तो ये इंटरमिक्सिंग, और ये याद रखिएगा कि एनर्जी लेवल डिफरेंट है। 2s इज़ एट लोअर एनर्जी लेवल दैन 2p। तो अब ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे इक्वल एनर्जी के इंटरमिक्सिंग के बाद। तो वो जो ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे वो होंगे sp, अब यहाँ देखें तो यही 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये वाला पेयर टूट गया। तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे इक्वल एनर्जी के और शेप भी डिफरेंट होगी,
एस कैरेक्टर भी होगा और पी कैरेक्टर भी होगा। अब अलहदा एस और पी नहीं है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिसमें एस कैरेक्टर भी है और पी कैरेक्टर भी है, ये जब जाएंगे बॉन्डिंग में तो फिर स्ट्रक्चरल वेरिएशंस जैसे जो कि बाद में तफसील में देखेंगे कंपाउंड शो करते हैं कार्बन की, उसकी वजह ये हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिनन है। सिर्फ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं, इनकी मल्टीपल क्लासेस हैं। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स के कंपाउंड्स की बात करें तो वो सिर्फ 3 क्लासेस हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये सैचुरेटेड कहलाते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं हर कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान। ये अनसैचुरेटेड है, इनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा 2 कार्बन्स के दरमियान, और इनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। जितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन होगी उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी एज अ रूल। तो अल्केन्स जो हैं इनका एक सिंपल सा मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ये है, और इथेन भी है। ये मीथेन है, ये इथेन है। अल्कीन में सिंपलेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ये है, दिस इज़ इथीन। और अल्काइन में पहला मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन ट्रिपली बॉन्ड स्मॉलेस्ट, इसको इथाइन कहेंगे। तो इथेन, इथीन और इथाइन। तो अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर द हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा जो बाकी कंपाउंड्स हैं फंक्शनल ग्रुप से इन्वॉल्व हो जाता है, और वहाँ पे कार्बन और फंक्शनल ग्रुप तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी है, क्योंकि इनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के करैक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा कोई ग्रुप आ जाए, जैसे OH की बात की थी, जैसे CHO की बात की थी, जैसे COOH का नाम लिया था, तो फिर एमाइनो ग्रुप का नाम लिया था, तो फिर वो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर अब दूसरी एंटिटीज़ भी ऐड हो गई हैं जो प्रॉपर्टीज़ डेजिग्नेट करेंगी उस कंपाउंड को। इनके कुछ यूजेस अगर देखें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ तो इनका एज फ्यूल्स है। ये अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस ये फ्यूल्स के तौर पर गैसोलीन वगैरह, केरोसिन ऑयल उसमें इस्तेमाल होते हैं फ्यूल्स। इसके बाद एंटीसेप्टिक की बात करें तो अल्कोहल्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये एंटीसेप्टिक हैं, एंटीसेप्टिक। फिर डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो एक और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, जैसे ये एल्डिहाइड्स हैं। इसके अलावा ईथर्स हैं, ये सॉल्वेंट्स हैं, वेरी गुड सॉल्वेंट्स हैं। जो चीज़ पानी में सॉल्युबल नहीं है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ईथर्स में सॉल्युबल हो जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली वाटर में सॉल्युबल नहीं, कोवेलेंट स्ट्रक्चर की वजह से और नॉन पोलैरिटी की वजह से। इसके अलावा ईस्टर्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कहते हैं, जैसे लिपिड्स की बात की, तो ये भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं। हमारी बात की थी क्यूटिकल और वैक्सीलेयर्स की फॉर्मेशन की, तो उसमें ये ईस्टर्स जो हैं ये इंसुलेशंस प्रोवाइड करते हैं, बॉडी थर्मल रेगुलेटर्स हैं। सोप जो है ये भी सोडियम और कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है, पीछे R है फॉर एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये RCOONA ग्रुप, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये वाला ग्रुप जो है ये हमारा सोप है जो हम इस्तेमाल करते हैं।